गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है फॉरेन ट्रेड का, विच इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड what do you mean by inward looking trade strategy and what was the good impact of inward looking trade strategy on our economy। देखो बेटे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या थी कि बेसिकली हमारे जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करना, चाहे बेसिकली कोटा रिस्ट्रिक्शन से या इंपोर्ट टैक्स से इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना, और डोमेस्टिकली हमारे उद्योग धंधों को हर तरह से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो बेटे उसके कुछ गुड इम्पैक्ट भी रहे। उसके गुड इम्पैक्ट में क्या रहा बच्चों, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पहले से काफ़ी बढ़ गई, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, जिससे जो बेसिकली लेटेंट रिसोर्सेज थे उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन शुरू हो गया। और नो डाउट एसएसआई को प्रोटेक्ट करने के कारण वो लोग भी बेटे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे विच हैव नो मच कैपिटल, जिनके पास बहुत अधिक कैपिटल नहीं थी। और थर्ड वन हमने पढ़ा इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या कहती हैं बच्चों हमें, कि बेसिकली तरह तरह के उद्योग खुल गए, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई। और इसका सबसे बड़ा जो बहुत बेहतरीन इफेक्ट गया वो ये गया कि हमारे देश के अंदर इंजीनियरिंग गुड्स भी बननी शुरू हो गई थी। अब बेटे आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। नाउ कम टू द टॉपिक। फर्स्ट वन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द बैड इम्पैक्ट। देयर आर सम बैड इम्पैक्ट ऑफ अवर inward looking trade strategy. Following observations highlight the bad impact of inward looking trade strategy. फर्स्ट वन, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपलीज। देखो बेटे आप सबने पढ़ा कि बेसिकली 1990 से पहले जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को फॉलो किया गया वहां पर हमने पब्लिक सेक्टर को सबसे ज्यादा वेटेज दी, सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट किया गया। और इसके कारण इसका जो रिजल्ट निकला बेटे उसका कारण क्या रहा कि हमने इतना ज्यादा जो पब्लिक सेक्टर को वेटेज दी, कोशिश की कि सब कुछ हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, पब्लिक सेक्टर की हेल्प से करेंगे। तो बेटे इसके कारण सार्वजनिक क्षेत्रों का एकाधिकार की स्थिति पैदा हो गई। और इससे बेटे सबसे बड़ा जो नुकसान था वो क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर था उन्होंने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं किया। तो बेटे इसमें एक एग्जाम्पल ले रखा है, देखिए, टेलीकम्युनिकेशन वॉज ए गवर्नमेंट मोनोपोली टिल 1990s। बेटे 1990s में शायद आप में से तो कुछ बच्चे उस टाइम तक पैदा भी नहीं हुए हैं, शायद क्या ऑब्वियसली पैदा नहीं हुए होंगे। तो बेटे उस समय क्या होता था कि 1990s में जो टेलीकम्युनिकेशन था वॉज कम्प्लीटली अंडर द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। दूर संचार की सेवाएं प्रोवाइड करते थे टेलीफोन की, वो किसके अंतर्गत था, गवर्नमेंट के एकाधिकार के अंतर्गत था। तो बेटे गवर्नमेंट के एकाधिकार के अंतर्गत होने के कारण क्या होता था कि हमें टेलीफोन कनेक्शन के लिए लगभग रजिस्ट्रेशन कराने के, यानी कि हम उसको बुक करा देते थे, उसको रजिस्टर्ड कराने के बाद भी 2 साल तक वेट करना पड़ता था जस्ट फॉर ए टेलीफोन कनेक्शन। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया। तो नो डाउट बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हमारे सामने उभर कर आए। अब आप भी देखते हैं बेटे हमारे मोबाइल पे रिपीट मैसेजेस आते हैं ना, रिपीट मैसेजेस कि आप टेलीफोन कनेक्शन ले लीजिए, इस पे 1 GB डाटा फ्री मिलेगा, इतनी देर आप बात कर सकते हैं, वो आपको फ्री मिनट्स मिलेंगे। तो बेटे बैड इम्पैक्ट क्या रहा इसका, अब रीड करते हैं इसको। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपलीज। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपलीज। जो हमने पब्लिक सेक्टर, देखिए बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लेड टू ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपलीज। देखो बेटे हमने पब्लिक सेक्टर को जो इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की उसका रिजल्ट क्या निकला, इनएफिशिएंट मोनोपलीज, यानी कि अकुशल एकाधिकार पब्लिक सेक्टर ने इस्टेब्लिश कर लिया। टेलीकम्युनिकेशन वाज ए गवर्नमेंट मोनोपोली टिल अबाउट 1990s। अब देखो बेटे 1990s के अंदर दूरसंचार पर केवल किसका अधिकार था, हमारी गवर्नमेंट का अधिकार था। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि पीपल हैड टू वेट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स जस्ट फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन। एक टेलीफोन कनेक्शन 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए लोगों को साल दर साल लगभग 2 सालों तक वेट करना पड़ता था। बट नाउ इट्स बिकम सो मच इजी विद द एंट्रेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बट प्राइवेट सेक्टर के आने से बेटे ये सब बहुत आसान हो गया है। इफ एट प्रेजेंट नाउ यू गेट रिपीटेड SMS ऑफरिंग यू ए टेलीफोन कनेक्शन फ्री ऑफ चार्ज। अब हमें लगातार मैसेजेस मिलते हैं कि आप हमारी कंपनी का सिम ले लीजिए, हमारा बेसिकली
रेजिडेंशियल फोन रखवा लीजिए, इसके लिए हमें एसएमएस मिलते हैं और जिसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। तो बेटे इसका सबसे ज्यादा और बड़ा नेगेटिव इफेक्ट यही रहा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पब्लिक सेक्टर को हमने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए छूट दी, उसके कारण पब्लिक सेक्टर ने, सार्वजनिक क्षेत्र ने अकुशल एकाधिकार स्थापित कर लिया, जिसके कारण देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। सेकेंड वन, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देखो बेटे यहाँ पर कंपटीशन क्या होता है, जैसे देखो बेटे हम आप लोगों के टेस्ट लेते हैं, आप लोगों के पेपर्स लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दिस इज आल्सो नोन एज कंपटीशन। आप लोग प्रिपेयर करते हैं अच्छे तरीके से, उस चीज को रिमेम्बर करते हैं, उस चीज को जस्टिफाइड करते हैं कि आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया या नहीं किया। लेकिन बेटे जब आपको कोई कंपटीशन नहीं होगा तो आप कोई सुधार भी तो नहीं करेंगे ना अपने अंदर, आपको कमियां नहीं पता चलेंगी। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको हर तरह से सुधारता है। लेकिन बेटे यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल मिला हमारे पब्लिक सेक्टर को, उसके कारण क्या हुआ कि जो हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बेसिकली अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, आधुनिकीकरण इसलिए फॉलो नहीं किया बिकॉज देयर वॉज नो कंपटीशन फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। क्योंकि भारत के अंदर घरेलू अर्थव्यवस्था में जो बनाई जाने वाली वस्तुएं थी उनको किसी भी तरह से कोई भी कंपटीशन को फेस नहीं करना पड़ता था। तो बेटे कहीं ना कहीं जब कंपटीशन नहीं था तो उन्होंने किसी भी तरह से कोई भी बेसिकली प्रोडक्ट बना रहे थे, उसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई इनोवेशन, कोई नया स्टाइल, कोई नया पैटर्न फॉलो नहीं किया। देखो बेटे इसके अंदर लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। Old users of cars still remember that Ambassador and Fiat were the only car models produced by the domestic industry in India। देखो बेटे जो बेसिकली पुराने समय में गाड़ी चलाने वाले लोग हैं या गाड़ी खरीदने वाले लोग हैं उनको रिमेम्बर भी होगा कि उस टाइम बेटे 1990 से पहले क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे थे। तो बेटे हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ऑटोमोबाइल कंपनीज में दो ही तरह के मॉडल बनाए जाते थे, फिएट और एम्बेसडर। तो बेटे डोमेस्टिकली उनको हमारे जो बिजनेसमैन थे या बेसिकली जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते थे उन्हें ना चाहते हुए भी इन दोनों मॉडल में से एक मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ता था। नो डाउट दैट द डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री फ्लॉरिश्ड एज ए नियर मोनोपोली ओइंग टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। संरक्षण की नीति के कारण हमारी जो डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री थी, फिएट और एम्बेसडर बनाने वाली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, उन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया था। एंड बट प्रोनोज का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लॉन्ग टाइम तक। बट लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन फेल टू प्रॉम्प्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज देयर प्रोडक्ट्स। बेटे जो लंबे समय तक पब्लिक सेक्टर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिला, उसके कारण भी सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कोई अपग्रेड, कोई मॉडर्नाइजेशन, कोई नई टेक्निक के प्रोडक्ट नहीं बनाए। कॉन्सिक्वेंटली फिएट एंड एम्बेसडर कंटिन्यू टू बी ओनर्स प्राइड एज लॉन्ग एज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वाज परस्यूड। तो इसका परिणाम क्या रहा बेटे, जो डोमेस्टिकली दोनों कारें बनाई जा रही थी, फिएट और एम्बेसडर, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के लिए गर्व का विषय बनी रही जब तक कि हमारे देश में प्रोटेक्शन की पॉलिसी चलती रही। लेकिन जैसे ही 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, बेसिकल जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसको क्या किया गया, हटा दिया गया, विड्रॉन कर लिया गया, लोगों ने कारों से छुटकारा पा लिया, लोगों ने उस कंपनी की कारों को खरीदना एकदम से क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखो बेटे कॉन्सिक्वेंटली फिएट एंड एम्बेसडर वर कंटिन्यू टू बी ओनर्स प्राइड। कहीं ना कहीं जो फिएट और एम्बेसडर है वो प्रोड्यूसर्स के लिए गर्व का विषय बनी रही जब तक कि संरक्षण की नीति चलती रही। बट आफ्टर द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वॉज विड्रॉन, जैसे ही संरक्षण की नीति हट गई, लोगों ने इस कार को बेसिकली रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि उन कार बनाने वाली कंपनियों की कारों से पीछा भी छुड़वा लिया। आगे देखिए बच्चों, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इनडिस्क्रिमिनेट क्या होता है बच्चों, अंधाधुंध सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना। देखो बेटे 1950 टू 1990 के अंदर एक ट्रेंड बन गया था टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग थ्रू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो भी करेंगे, जिस तरह भी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर करेगा। तो बेटे इसके कारण प्राइवेट सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो भी पब्लिक सेक्टर ने बेसिकली पब्लिक सेक्टर ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो बेटे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, द पीरियड ऑफ 1950 to 1990 was marked
with a trend to do anything and everything through the public sector undertakings, so much so that the public sector undertakings, in their bid to play a role of crusader, and started swallowing up opportunities of investment for the private entrepreneurs. इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटे, तो पब्लिक सेक्टर की इतनी मतलब बेसिकली इतनी ज्यादा पब्लिक सेक्टर का विस्तार हो गया कि जो हर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता था जब वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने जो सार्वजनिक उपक्रम थे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को निगलना शुरू कर दिया। क्योंकि बेटे इसका मेन कारण क्या था, क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट थी उस डेवलपमेंट का विषय केवल क्या था कि पब्लिक सेक्टर को किस तरह से स्प्रेड किया जाए। और नो डाउट बेटे इस पॉलिसी के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर का अंधाधुंध विस्तार किया गया। देन one can appreciate commanding heights of the economy to be public sector undertaking। तो हर एक व्यक्ति जो हमारा पब्लिक सेक्टर तरक्की कर रहा था उसकी बेसिकली जड़ें मजबूत हो रही थी, हर एक व्यक्ति उसको अप्रिशिएट कर रहा था। बट नो वन कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड व्हेन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ब्रेड एंड शूज। किसी भी को ये बात समझ नहीं आई कि पब्लिक सेक्टर ने फिर भी ब्रेड बटर शूज जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का प्रोडक्शन क्यों शुरू कर दिया, जबकि पब्लिक सेक्टर के पास तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतनी सारी गुड्स थी, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि वो हमारे देश की डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपमेंटल गुड्स पर फोकस कर सकते थे। तो किसी को भी ये बात इस बात का लॉजिक नहीं समझ में आया कि उन्होंने धीरे धीरे अपने जो बेसिकली गुड्स थी उनमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना शुरू क्यों कर दिया। इट अमाउंट्स टू इनडिस्क्रिमिनेट। इसका कारण यहाँ पर क्या था बेटे कि इसका मेन रीजन यही था कि सार्वजनिक क्षेत्र का अंधाधुंध विस्तार किया गया था। तो अंधाधुंध विस्तार करने के कारण उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज को निकलना शुरू कर दिया। जहां पर इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर को करनी थी वहां तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, लेकिन जहां पर प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी वहां पर भी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रही थी। तो धीरे धीरे हमारे देश के अंदर जो घरेलू उद्योग धंधे थे जहां पर प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करना था उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई थी। पैसेज में स्टूडेंट यहाँ पैसेज में एक आपको मीनिंग अच्छे ढंग से क्लियर करके दे रखा है। इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ स्प्रेड of public sector enterprises in producing such goods as bread and shoes which could easily be left for the private enterprises। यानी कि ये जो ब्रेड बटर शूज जैसी वस्तुओं का प्रोडक्शन है ये तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर के भरोसे भी छोड़ सकते थे। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध एंड इरेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अंधाधुंध और इरेशनल अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया गया। दूसरा स्वेलिंग अप of अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी थी उनको उसने निगलना शुरू कर दिया। एंड दिस इज नोन एज ए इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देयर इज द लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, इकोनॉमिकली वायबल स्टेट एंटरप्राइज ए पॉलिटिकल कंपल्शन। देखो बेटे इकोनॉमिकली वायबल का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी प्राइवेट सेक्टर किसी भी बिजनेस के अंदर अगर पैसा लगाता है तो वो क्या चीज देखता है, वो ये देखता है कि मेरे लिए बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्या मैं ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ कि मुझे इससे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन होता क्या है बेटे, अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर यहाँ पर पैसा लगा रहा है तो वो यही कोशिश करेगा, सॉरी पब्लिक नहीं प्राइवेट, अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन बेटे जो पब्लिक सेक्टर हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लीकेज, पिलफ्रेज जैसी बुराइयों सोशल इविल्स के कारण किसी भी तरह से कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका बिजनेस फिर भी चलाए रखना कहीं ना कहीं हमारी सरकार के लिए क्या हो जाता है, मजबूरी हो जाता है। क्यों मजबूरी हो जाता है, ए पॉलिटिकल कंपल्शन। कई बार राजनीतिक दबाव के कारण हमें ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र को कंटिन्यू रुकना पड़ता है जो बेसिकली हमें लॉस सफर करके दे रहा है। कई बार बेटे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई बिजनेस जुड़ा होता है या किसी सरकार ने किसी सार्वजनिक उपक्रम को स्टैब्लिश किया है तो गवर्नमेंट भी कई बार ऐसे उद्योगों को बंद करना सोशल इंजस्टिस मानती है वहां पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए। तो नो डाउट बेटे कई बार जो इकोनॉमिकली अनवायबल का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज हैं जो कि सरकारी हैं, इट मीन जो सार्वजनिक हैं उनको चलाए रखना कई बार सरकार के लिए क्या होता है, मजबूरी होता है। एनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वुड अल्टीमेटली शट डाउन इट फाउंड टू बी इकोनॉमिकली अनवायबल यूनिट। कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, एंटरप्राइज है, उसको बंद कर
वुड अल्टीमेटली शट डाउन, बंद कर देगा अगर वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, यानी कि प्रॉफिटेबल नहीं है। बट इन केस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इट ऑलवेज हैज बीन ए पॉलिटिकल कंपल्शन टू बियर द लॉसेस एंड कंटिन्यू ऑपरेटिंग अनवायबल एंटरप्राइजेज। लेकिन अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए, तो कई बार बेटे ये राजनीतिक रूप से हमारे लिए मजबूरी बन जाता है कि लॉस को बियर करें, ठीक है ना, और इस तरह की अनप्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट को कंटिन्यू करें। Trade unions and politicians oppose shutting down the unviable public enterprises on the pretext of social injustice to the workers। अब देखो बेटे, जो ट्रेड यूनियन है कहीं ना कहीं व्यापारिक संघ हो जाएंगे, जो पॉलिटिशियंस है, राजनीतिज्ञ है, वो कहीं ना कहीं ऐसी सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने के लिए बेसिकली क्या रेफरेंस देते हैं कि अपोज करते हैं, पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर सार्वजनिक उपक्रम में काम करने वाले लोगों के लिए क्या होगा, अन्याय होगा। तो बेटे कई बार सरकार के लिए ऐसे उद्योगों को चलाना राजनीतिक मजबूरी हो जाता है। ग्रेजुअली द गवर्नमेंट रिलीजिंग दैट, तो धीरे धीरे बेटे गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज किया, बैड इम्पैक्ट ऑफ द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, कि हमारी इकोनॉमी के जो बैड इम्पैक्ट है उन्होंने गुड इम्पैक्ट को भी क्या कर दिया, ओवरशैडो, यानी कि जो अच्छे प्रभाव है उनको भी पूरी तरह से अल्टीमेटली खत्म कर दिया है। अकॉर्डिंगली बाय द एंड ऑफ 1990 के एंड होने के बाद गवर्नमेंट ने एक सीरियस बेसिकली एक पॉलिसी फॉलो की। सीरियस पॉलिसी का मतलब क्या है, सीरियस थॉट, एक ऐसा गंभीर विचार अपनाया जिसके अंतर्गत 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नए आर्थिक सुधार अपनाए गए, जिसको हम लोग बेसिकली एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आए। आप अच्छे ढंग से कोशिश कीजिए बेटे, वीडियो को एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। In a next video, we will discuss the next chapter, economic reforms. Okay, thank you students.